हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था आपसे बीए फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, कैसे, मतलब उसके बारे में बेसिक नॉलेज लिया हुआ था। एंड आपका जो आज का चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेज टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को लेकर के क्या अप्रोच है, कैसे व्यक्ति के साइकोलॉजी को, उसके मनोविज्ञान को समझा जाता है, उसको जाना जाता है। मतलब एक तरह से बेसिकली मैं साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ कि साइकोलॉजी में आप अपनी लाइफ को समझ पाते हो, अपनी जिंदगी को समझ पाते हो, अपने मन को समझ पाते हो, मतलब पूरी तरह से आप किसी सामने वाले के बिहेवियर को समझ पाते हो। तो साइकोलॉजी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये मैं बार बार कहता हूं। एंड इसको आप इंटरेस्ट के साथ समझो और सीखने के लिए पढ़ो। स्टार्ट लर्निंग, आप सीखना स्टार्ट करो और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना सीखो। बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में कि जब कोई चीज आप ना एक इंटरेस्ट के साथ करते हो कि हाँ मैं इसको पढ़ रहा हूं जस्ट नॉट फॉर एग्जामिनेशन, मैं इसको पढ़ रहा हूं सीखने के लिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में हर एक टाइम पर आपको मदद करेगा। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लोगे, आप कोई अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसका शायद आपकी जिंदगी में काम ना हो, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जो आपकी लाइफ में हर एक सेगमेंट पर आपको काम आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी, ये आपके फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 है। एंड इसके बारे में हम विस्तृत डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंतर्गत जो आपके अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के उपागम या आयाम, इसके अंतर्गत 5-6 आयाम है जिसके अंतर्गत समझ सकते हो आप। और उसके अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने समाज को देखने का, ये बिहेवियर को समझने के अपने अपने व्यवहार, अपने अपने अप्रोच दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, जो कि एक से बढ़कर के एक सिद्धांत है। जहां पर आप समझने जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हमारी जिंदगी में, किस तरह से एक व्यक्ति बेहतर बनता है, एक व्यक्ति खराब होता है, एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग तरह से काम करता है, एक व्यक्ति का ग्रोथ अलग तरह से होता है, कोई व्यक्ति कहां तक, किस लेवल तक जा सकता है, उसका बिहेवियर किस तरह से हो सकता है, सारा कुछ आप समझ सकते हो। तो अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला अप्रोच के बारे में बात करेंगे हम, मनोगत्यात्मक और मनोविश्लेषणात्मक आयाम। क्योंकि आपको पता है ना, जो ये साइकोलॉजी है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ था कि साइकोलॉजी जो है वो आपके व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी मनुष्य और पशु के व्यवहार का विज्ञान है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसमें जो ये मनोगत्यात्मक और मनोविश्लेषणात्मक आयाम जो इसका उपागम है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, और इसने दुनिया को एक अलग तरीके से थॉट ऑफ प्रोसेस दिया, समझाया कि चीजें क्या है, किस तरह से है, क्या वो रियलिटी है उस चीज के पीछे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का नाम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के साथ सबसे पहले आता है। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव रखी थी, उनको जनक कहा जाता है इसका। एंड बाद में इसमें चेंजेस भी आए, नौ निश्चयवाद की या नौ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी आए, लेकिन इनका जो योगदान रहा ना, ये अमूल्य है, अद्वितीय है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा, आप दुनिया में अलग अलग विचारकों को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ये बेस्ट है, फिर दूसरा पढ़ोगे आपको लगेगा नहीं इसने तो और बेस्ट कर दिया है। लेकिन इनका जो सिद्धांत दिया हुआ है ना, आप पढ़ोगे आप देखोगे यार ये तो मतलब इस तरह से इन्होंने मनुष्य के माइंडसेट को समझा है और इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया हुआ है ना कि दुनिया आज पढ़ रही है या आप 1000 साल बाद पढ़ोगे, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज के बारे में उन्होंने इतनी गहराई से अध्ययन किया है। 40 सालों का इनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस था, जिसको पूरा झोंक दिया उन्होंने इस चीज में। मनोविश्लेषणात्मक में उन्होंने बताया है कि ये 2 टाइप के होते हैं। ये मनोविश्लेषणात्मक मनुष्य के मन के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चयवादी और दूसरा होता है आपका निराशावादी, जिसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक या पेसिमिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक और पेसिमिस्टिक आप अपनी लाइफ में देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं, एक सेम परिस्थिति सामने आ रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस परिस्थिति में टूट जाते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे लायक काम ही नहीं है, या मैं इसे कर ही नहीं सकता हूं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, इससे एक बार फेल होऊंगा, 2 बार 10 बार मैं करके दिखाऊंगा इसको। तो ये एक है ये निराशावादी, जो कहते हैं मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, ये मेरे लेवल का चीज ही नहीं है, मैं कुछ और कर ले रहा हूं, नहीं हो पाएगा मेरे से। एक दूसरे टाइप के लोग हैं जो है क्या, निश्चयवादी, जो डिटरमाइन होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने मनोगत्यात्मक या फिर मनोविश्लेषण की परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्ति का व्यवहार उनके जन्मजात दैहिक कारकों का प्रतिफल है, कि व्यक्ति का किस तरह से बायोलॉजी फिट हुआ है, उसके दैहिक कारक क्या है, उसके आधार पर मनुष्य का व्यवहार डिजाइन होता है कि उसके अंदर कितनी विल पावर है, क्या चीज है, ये उसके दैहिक कारकों के का ही प्रतिफल होता है। इनके इस सिद्धांत की क्या इंपॉर्टेंस है या इस सिद्धांत से क्या क्या चीजें होती हैं, इस सिद्धांत का सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वान भी सामने आए, जिसमें नाम आता है आपका एडस्किन, बर्ने, वुडवर्थ, इन सभी का नाम आता है। इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है कि मनुष्य के लाइफ में, मनुष्य के बिहेवियर को समझने के लिए, जो डिस्ट्रैक्ट बिहेवियर है या फिर जो व्यक्ति का एक कहते हैं ना डिसऑर्डर हो गया है, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अलग अलग तरह के जितने भी मानसिक प्रॉब्लम्स है, इसमें देख सकते हो मनोविश्लेषण जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये एक ऐसी पद्धति है जो मानसिक विकारों
को समझने, उपचार करने तथा रोकथाम से संबंधित है। यानी कि जो ये मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान की ये पद्धति है ना, ये मनुष्य के माइंडसेट में जो प्रॉब्लम्स हम पहले कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको भूत प्रेत है या कोई अलौकिक शक्ति है जो इसके साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन उसको समझा गया कि मनुष्य के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके माइंड में कुछ विकार है, कुछ केमिकल्स लोचा हो चुका है, कुछ ऐसी चीजें रिलीज हो रही है उसके माइंड में जो नहीं होनी चाहिए, और जिस चीज की जरूरत है शायद वो नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह से मनोविकारों को समझने की कोशिश किया गया कि व्यक्ति अगर कुछ अलग तरीके से फील कर रहा है या कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्ट सा लग रहा है, तो उसको समझने की कोशिश किया जा सकता है। इनके जो सिद्धांत है, अभी आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो मानसिक विकारों को समझने के लिए, क्या उसका आप समझ लिया, अगर आपने किसी चीज को समझा ही नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसका सोल्यूशन क्या करोगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उपचार करने में, इसका रोकथाम करने में कि ये चीज आपको ना हो, इससे रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज होगा कि ये चीज हो रहा है तो इसको इस तरह से कहां पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर आप उस चीज को अच्छे तरीके से ले पाओगे और उसको समझ पाओगे। तो इस तरह से एल्स्किन और वर्ने ने कहा, इसमें अपना विचार रखते हुए वैरन ने कहा कि मनोविश्लेषण चिकित्सा एक विधि है। मनोविश्लेषण जो है वो चिकित्सा की एक विधि है जो चिकित्सा दमित अचेतन सामग्री को चेतन में लाने का प्रयास करती है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसका यूज करके व्यक्ति का अगर कोई चेतन है ना, जो दमित हो चुका है अचेतन, उसको भी हम यूज करके, उसको भी हम क्लिनिकली या फिर साइकोलॉजिकली या समझा करके, काउंसिल करके उसको चेतन में लाने का प्रयास किया जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था भी है, यानी कि व्यक्ति के माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, जो चीजें उसके अंदर कहीं दबी हुई है उसको निकाला भी जा सकता है। तो इस तरह से इस जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। एंड इसमें उन्होंने मन के स्तरों के बारे में बात किया हुआ है कि मनुष्य का जो बॉडी है ना, इसके अंदर एक मन निवास करता है और इसका अपना अलग अलग स्तर है, और इस स्तर पर इन्होंने 3 तरह से विभाजित किया हुआ है। बेसिकली इन्होंने 2 तरह से विभाजित किया हुआ था, लेकिन एक तीसरा भी उसमें आ जाता है। देखो, इन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो मन है ये 2 टाइप से है, चेतन और अचेतन। लेकिन चेतन और अचेतन के बीच में जब इनकी इस सिद्धांत पर थोड़ा सा थ्योरी लाया गया, थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया गया, तो एक चीज और आकर के निकल के आता है, अर्धचेतन। अब चेतन, अचेतन और अर्धचेतन क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति जो चीजें अभी वो समझ पा रहा है, जो चीजें उसको समझ में आ रही है, जो व्यवहार में आ रहा है, जो व्यक्ति के एक्शंस में हमें दिखाई दे रहा है, जो काम वो कर रहा है, वो करता है अपने किस चेतन मन से। चेतन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस, यानी कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, आप कॉन्शियस हो कि ये आप कर रहे हो, ये काम आप कर रहे हो, ये सोच रहे हो, ये इस तरह का आपका विचार है, इस तरह से आप बोल रहे हो, इस तरह से आप वक्तव्य दे रहे हो, मतलब हर एक चीज, जो चीज आपके कॉन्शियस में है, वो कहलाता है आपका चेतन मन। एंड दूसरा है आपका अचेतन मन। अचेतन मन, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ये मन का बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड जो आपका चेतन मन है ये केवल एक पार्ट है। इन्होंने एग्जांपल लेते हुए कहा कि जैसे एक पानी में डूबे हुई बर्फ, अगर पानी में कोई बर्फ डूबा हुआ है तो उसका केवल 1/10 भाग ही दिखाई देता है, यानी कि 10 भाग में से 1 भाग ही पानी के ऊपर दिखाई देता है, 9 भाग पानी के अंदर रहते हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो मन है ना, इस मन का अगर 10 भाग किया जाए, जिसमें से 1 भाग ही चेतन है, बाकी के 9 भाग अचेतन है। एंड इसमें मनुष्य के अंदर जो चीजें दबी हुई पड़ी हैं, कि मनुष्य को कोई भी चीज चाहिए हो या कुछ इच्छाएं होती हैं, मनुष्य का जो बिहेवियर होता है वो उसके अवचेतन मन से ही डिसाइड होता है कि मनुष्य के अंदर कुछ चीजें दबी पड़ी है, कुछ लालसा है, कुछ लालच है, कुछ इच्छाएं हैं जो उसके अंदर दबी पड़ी है, जो वो चाह रहा होता है। एंड कहीं ना कहीं वो इच्छाएं उसके एक्शंस में आपको देखने को मिलती है। जो आपका चेतन मन है ना, कुछ चीज आप चाह रहे हो और अचानक से वो चीज आपको मिलने लग जाती है, आप उसकी तरफ एक रास्ता आपको दिखाई देता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं वो पहुंच जाऊंगा, जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में या तो आपके बचपन से या कहीं से भी आपके अंदर वो चीज फीडेड थी, जो शायद आप अपनी रियलिटी में नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अगर आपको एक रास्ता दिख रहा है कि यार यहां से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप पूरी जान लगा दोगे वहां तक पहुंचने के लिए। शायद उस समय आपको चेतन में ये पता ना हो कि मैं इसके पीछे इतना ज्यादा क्यों जा रहा हूं, लेकिन आप जब बैकवर्ड आप देखोगे जाकर के, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज फीडेड होगी आपके अवचेतन मन में कि आपको वो चाहिए, वो चीज आपको होगा, उस चीज से आपका लगाव होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि चेतन मन से लगभग 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आपका अवचेतन मन, और इसी के कारण आपका जो बिहेवियर बनता है, मनुष्य का बिहेवियर कुछ चीजों से मिलकर के बनता है, केवल उसके एक्शंस के द्वारा नहीं। मनुष्य का बिहेवियर उसके कुछ जो अनकॉन्शियस लेवल पर उसके माइंड में बैठ चुके हैं, वो सब चीजें उसको दिखाई देता है। आप कभी कभी समझ नहीं पाओगे कि व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सिंपल सी चीजें हो रही होती है और व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आपको लगेगा यार ये तो छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो गया, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत कुछ दबा होता है उसके माइंड में, बहुत कुछ चीजें चल रही होती है, बहुत टाइम से कुछ चीजें दबी पड़ी होती है, और छोटा सा
एक मौका मिलता है और वहीं पर वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है एक तरह से। व्यक्ति होता है छोटी सी चीज पे इतना ज्यादा भड़क जाएगा कि क्यों, समझो आप समझने जाओगे कि मतलब क्या हुआ था, कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भड़क चुका होता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में रहता है। एंड तीसरे तरह का जो चेतन है, इसके बारे में बात किया जाए, अर्ध चेतन इसको कहते हैं। अर्ध चेतन ये मन का ऐसा पार्ट है जिसको थोड़ा सा अगर ट्रीट किया जाए, थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा सा उस पर काउंसलिंग किया जाए तो वो चेतन में बदल सकता है। यानी कि वो भी अवचेतन मन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए, थोड़ी सी मेहनत किया जाए तो उसको चेतन में बदला जा सकता है। वो कहलाता है आपका अर्ध चेतन, यानी कि उसमें चेतना आ सकती है, जिसको चेतन में बदला जा सकता है। ऐसे पार्ट को कहते हैं आपका अर्ध चेतन मन। तो इस तरह से इन्होंने मन को डिसाइड किया कि मनुष्य के मन के दो स्तर हैं, चेतन और अचेतन, और तीसरा एक ऐसा स्तर है जो कि दोनों के बीच का स्तर है, जो कि यहां से इसमें चेंज हो सकता है, अचेतन से चेतन में चेंज हो सकता है। ये एक ऐसी अवस्था है। एंड इसके बाद बात करते हैं सिगमंड फ्राइड एक ऐसे सिद्धांत की जिन्होंने उनको एक लेवल से उठा करके अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। सिगमंड फ्राइड को मनुष्य के इतिहास में, पूरी मनुष्य के आप इतिहास उठा करके देख लोगे, ये सिद्धांत जो इन्होंने दिया इसका हमेशा यूज किया जाएगा। और उन्होंने इतना सटीक बता दिया है ना इस सिद्धांत को कि अगर आप समझने जाओगे तो आपको लगेगा यार इसने तो सच बोल दिया, इसने तो मेरे मन की बात बोल दिया, इसने तो वो चीज के बारे में हमें बता दिया जो शायद हमें नहीं पता था, या हम भी जिसके बारे में कॉन्शियस नहीं थे, उस बारे में भी इस व्यक्ति ने बात किया है। वो चीज क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। अगर आप इसको इंग्लिश के लैंग्वेज में पकड़ने चले जाओगे तो शायद आपको वो चीज ना दिखा सके जो इसकी रियलिटी है, जो सिगमंड फ्राइड महोदय कहना चाहते हैं, शायद उसमें आप ना जा पाओ, क्योंकि इड का अगर आप मतलब निकालने जाओगे तो शायद ना निकाल पाओ। ईगो में आपको लगेगा अहंकार, एंड सुपर ईगो में लगेगा अहंकार का भंडार, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर ईगो हो जाए। बट इसका अगर आप मीनिंग निकालने जाओगे, या सिगमंड फ्राइड ने इसको जिस तरह से व्यवस्थित किया है उस तरह से समझने जाओगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो चीज अलग ही थी। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से आपको ये चीज समझाऊंगा, डेफिनेटली आप लिख करके ले लो, आपको पूरी चीज समझ में आएगी और आप कहोगे यार इस तरह से आपको शायद ही किसी ने समझाया होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड ने एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग, देखो व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। वो पर्सनालिटी चेंज कैसे होती है? कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, कोई बहुत खुखार होता है, कोई व्यक्ति सज्जन दिखाई देता है, कोई थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, कोई ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, कोई व्यक्ति जो होता है उसका बिहेवियर अच्छा हमें लगता है, किसी से हमें प्यार हो जाता है, किसी से हमें नफरत हो जाती है। तो व्यक्ति का जो ये नेचर है, व्यक्ति की जो ये पर्सनालिटी है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों व्यक्ति इस तरह से हो रहा है या व्यक्ति इस तरह से आपको दिखाई देता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके बारे में, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में तीन चीजें होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड होते हैं, इड को बेसिकली आप अगर प्रेजेंट करना चाहो तो इड को आप प्रेजेंट कर सकते हो इच्छाओं से, इंग्लिश में आप बोल सकते हो इसको डिजायर्स, कि आपके अंदर कुछ डिजायर्स है, कुछ इच्छाएं उठ रही हैं। और इसको आप कह सकते हो इच्छा और वासना भी बोल सकते हो, क्योंकि जब इच्छाएं एक लेवल से ज्यादा उठने लगे तो उसको आप वासना बोलते हो बेसिकली। तो मतलब कि डिजायर्स और इच्छाएं उठती हैं एक व्यक्ति के अंदर। और ये इच्छाएं कब उठना स्टार्ट होती हैं? व्यक्ति के अंदर डिजायर कब आना शुरू होता है? क्या बचपन से आना स्टार्ट हो जाता है, क्या एक टाइम के बाद आता है अंदर इच्छाएं? कमेंट करके बताओ। तो बेसिकली दोस्त, ये जो इच्छाएं है ना, ये व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही उसके अंदर इच्छाएं आने लगती है। एक छोटा सा बच्चा है जो 2-4 दिन का हो गया है, मतलब कि हाँ वो जिंदा रहने वाला बच्चा है, उसके अंदर इच्छाएं आ जाती हैं। अब आप कहोगे कैसे इच्छाएं आ जाती हैं, उसके अंदर क्या इच्छाएं? तो उसके अंदर भी अलग अलग तरह की इच्छाएं आप जाओगे देखने की। अगर एक बच्चा है छोटा सा, एंड अगर आप उसको सुलाने के लिए कोशिश कर रहे हो और आपने इस तरह से करके झूला झूला करके उस बच्चे को सुला दिया, नेक्स्ट टाइम आप मर जाओगे, दूसरी तरह से आप उसको सुला नहीं पाओगे। उसको अगर आपको सुलाना है, उसको आपको चुप कराना है, तो आपको झूला झुलाना ही पड़ेगा। यानी कि उसको समझ में आ गया है कि ये करेंगे, और इस तरह से उसने अपने माइंड में ये बिठा लिया ये चीज कि उसकी इच्छा हो गई कि अब उसको इस तरह से झूला झुलाया जाएगा, तभी वो सोएगा। उसको कुछ चीज चाहिए, उसको भूख लगी है, वो आवाज करेगा, चिल्लाएगा। उसके अंदर अगर इच्छाएं होंगी, क्योंकि उस लेवल पर इच्छाएं उसकी वही है, अब उसके अंदर इच्छा आ रही है कि मुझे भूख लगी हुई है, तो वो चिल्लाएगा, रोएगा। और रोने पर अगर उसको मिल जा रहा है चीजें, तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ इस तरह से करने पर मुझे ये चीजें मिल रही हैं। एंड ऐसे ऐसे ही, मतलब अगर आप बात करोगे ना हर एक चीज पर, बच्चा अगर एक बच्चा आपके घर में है, उसके अंदर भी इच्छाएं होती है, उसको कुछ चीजें चाहिए, तो वो क्या करेगा, घर में तो बोलेगा, अगर घर में नहीं माना जा रहा है वो बाहर जाकर के चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला करके रोएगा।
ताकि बाहर वाले लोग देखें, सोसाइटी देखे, और आपके पेरेंट्स भी आके बुला के भाई अपनी इमेज बचाने के लिए कि हाँ आजा भाई आजा, क्या चाहिए, ये चाहिए, 1 रुपया चाहिए, 2 रुपया, 10 रुपया, ले ले, ये चीज़ चाहिए, ले ले, ठीक है भाई तू चुप हो जा। तो मतलब जो ये इच्छाएं हैं ये जरूरी नहीं कि टाइम के बाद आना स्टार्ट हुई, ये व्यक्ति का, एक व्यक्ति जन्म लेता है एक बच्चा, तब से लेकर के ये इच्छाएं स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, इच्छाओं की टाइप्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इच्छाएं बदलती रहती हैं लेकिन रहती जरूर हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन वो रहता है। जैसे एक बच्चा छोटा है और कहते हैं कि इसके बारे में जो इच्छाएं हैं, जो भी आपको आज आपके जिसके लिए आप मरे जा रहे हो, वो चीज आप 10 साल बाद देखोगे शायद आपको लगे कि उस चीज की वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने लाइफ में छोटा सा बच्चा है ना, 3 साल का बच्चा है, तो वो 3 साल तक खिलौने के लिए मरा जा रहा होगा, खिलौने के लिए उसको बहुत इंपॉर्टेंस लग रही होगी और उसके लिए वो जान देने को तैयार होगा। थोड़ा सा बड़ा होगा, दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार होगा। थोड़ा सा आपकी एज का हो जाएगा, 18-20 का, किसी और के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब क्या है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं चेंज होती रहती हैं अलग टाइम पर। और 10 साल बाद उठ करके देखोगे यार जिसके लिए मैं जान देने जा रहा था शायद उसकी उतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी के साथ गलत भी कर देते हैं, किसी की आत्महत्या भी कर मतलब हत्या भी कर देते हैं कि इसने मुझे रोक दिया। एंड शायद आप फिर उसको 10 साल बाद देखोगे यार आपने जो किया कितना बेवकूफ़ी वाला काम था। इसी को कहते हैं दोस्त मैच्योरिटी, जो कि टाइम के साथ आती है। एक टाइम था आप 17-18 के थे, आप किसी के लिए जान देने को तैयार थे। अब 10-5 साल बाद देखोगे यार वो तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था। तो ये मैच्योरिटी के साथ आती है। तो इच्छाएं आपकी बदलती रहती हैं लेकिन इच्छाएं रहती हैं। और इसी इच्छाओं को बताया है सिगमंड फ्रायड महोदय ने कि ये इड है, व्यक्ति की इच्छा, कि उसको कुछ चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई लोग चाहिए, कुछ चाहिए। ये इच्छाएं क्या होती हैं, धाड़ मारती हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। एंड दूसरी चीज इसमें आती है आपका सुपर ईगो। अब आप बोलोगे कि मैं ईगो के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं, समझाऊंगा कि ईगो के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं और कब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ईगो की, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज होती है आपकी सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है कि इसमें नैतिकता होती है। सुपर ईगो जो होता है वो आपका नैतिक क्षेत्र है, नैतिकता का क्षेत्र है। ये आपको नैतिकता सिखाता है, नैतिक ज्ञान आप सुपर ईगो को कह सकते हो, नैतिक ज्ञान। अब नैतिक ज्ञान आपका किस चीज पर आधारित होगा, ये आधारित होगा आपके संस्कारों पर। आपको किस तरह से संस्कार दिया गया, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने, आपके स्कूल ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके आसपास के सराउंडिंग ने आपको किस तरह से जो है संस्कार दिए हैं जिससे बनेंगे आपके नैतिक मूल्य। संस्कारों से ही तो बनते हैं आपके नैतिक मूल्य कि आपके क्या मूल्य हैं। अब एक आप देख रहे हो, एक भावना, एक एस्पेक्ट मनुष्य के व्यक्तित्व का क्या है, इड, जो कि धाड़ मार रहा है। अब आप एक बात और बताओ कि जो इड होता है क्या ये मनुष्यों में होता है या जानवरों में भी होता है। तो दोस्त जो ये इड है ना, ये दोनों में होता है, मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। मनुष्यों में भी इच्छाएं होती हैं, जानवरों में भी इच्छाएं जगती हैं। उनको भी अगर आपके आसपास अगर कोई खूंखार कुत्ता भी होगा ना, अगर आपने उसको एक दिन रोटी दे दिया, दूसरे दिन अगर आप सर्कल के कोने पर भी आप दिखाई दोगे ना, तो वो अपना पूंछ हिलाने लगेगा कि उसको चाहिए। वो आपने उसको दिया था, अगर आप उसको 1-2 दिन और कर दोगे वो आपके घर पे आकर के बैठ जाएगा। वो दिखने में कितना भी खूंखार हो लोगों के लिए, लेकिन वो आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाएगा। मतलब कि जो इच्छाएं हैं ये केवल मनुष्यों में नहीं है, ये जानवरों में भी है, ये पशुओं में भी पाई जाने वाली इच्छाएं हैं। मतलब इच्छाएं पशुओं में भी पाई जाती हैं। तो इड जो है वो पशुओं में भी पाया जाता है, लेकिन पशुओं में केवल इड पाया जाता है और मनुष्यों में सुपर ईगो भी पाया जाता है, ईगो भी पाया जाता है। तो जो इड है ना, ये क्या करता है, एक इच्छा प्रकट करता है कि मुझे ये चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, ये मुझे चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मैं ये मतलब कुछ भी आपके अंदर इच्छाएं आ सकती हैं। वो आपके संस्कारों पर डिपेंड करेगा, या आपके मानसिकता पर, या आपके परवरिश पर, या आपके माइंडसेट पर, या आपकी सोच पर कि क्या इच्छाएं आप चाहिए। लेकिन इच्छाएं उठेंगी, इच्छाएं आपकी बढ़ रही है, कुछ भी इच्छा आपका कर रहा है। और जो ये सुपर ईगो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, नैतिकता उसमें लेकर के आता है। कुछ करने की इच्छा होती है, कई बार क्या होता है ना, हमारी कुछ करने की इच्छा होती है एंड बीच में हमारा कहीं ना कहीं एक कुछ अंदर से बोल रहा होता है यार ये गलत है, मत कर। होता है ना, हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ है कि कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ दिल कर रहा है कि यार ये कर जाऊं, ये हो जाए, ये कर दूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है नहीं ये गलत है, ये मत कर। ये करता है कौन, आपका सुपर ईगो। जो आपका ये सुपर ईगो है, नैतिक संस्कार, ये आपको रोक देता है कहीं ना कहीं। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हो,
आप उठाओगे हाथ या आप कुछ गलत करना चाहोगे, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ चीजें छुपी होती है जो आपके से बोलती है यार ये गलत है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है, कौन सा, सुपर ईगो वाला एस्पेक्ट है। ये आपको रोक देता है कि ये गलत नहीं करना है, या ये आपके नैतिकता के खिलाफ है, आपके संस्कारों के खिलाफ है, या आपकी बिलीफ जो आपने बनाया है उसके खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप तैयारी करने आए हो, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आओ और घर वालों ने कहा है कि बेटा ज़्यादा हो रहा है, हमें तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, देखना लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़ना, या लड़की है तो लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनना, पढ़ाई पर ध्यान देना, हमें तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। एंड आप जा रहे हो और क्लास में कोई पसंद आ गया या कोई पसंद आ गई, एंड फिर आप देख रहे हो कि बातचीत ठीक है, चल रही है, अच्छी है, पर्सनालिटी भी जम रही है, सामने से हाँ भी है। फिर आप कहते हो यार एक बार कॉल करके पूछ ही लेता हूँ पापा से कि क्या कहते हैं। आपने कॉल किया वहाँ से कि ऐसे ऐसा है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान मत दो, बैच चेंज कर लो अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर आप या तुम चेंज करोगे या मैं चेंज करूँगा, उसने कहा ठीक है बैच चेंज कर लेते हैं, पापा का कहना है भाई, नहीं मानेंगे। तो नैतिकता ने क्या किया, मतलब रोक दिया कि हाँ ठीक है पापा कह रहे हैं, ठीक है, बैच चेंज कर लिया। एंड बैच चेंज करने के बाद अब बैच चेंज करेंगे तो वो भी पूछेगी ना, अगर कोई लड़का है कोई पूछेगी मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, पापा रोक भी रहे हैं तो ठीक है, पढ़ो साथ में पढ़ते हो, नहीं नहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं, मेरा पढ़ने में दिल नहीं करेगा, मैं छोड़ ही देता हूँ, मतलब ये बैच छोड़ कर मैं दूसरे बैच में चला जाता हूँ। बैच भी चेंज कर लिया, लेकिन जो ये चीज़ इड है ना, ये आपके अंदर से धाड़े मारेगा, ये आपको बार बार उस चीज़ के बारे में दिमाग में लेकर के आपके आएगा। आप बैच छोड़ दोगे, दूसरे बैच में जाओगे, फिर भी वो चीज़ होगी। एंड मान लिया इस चीज़ को आपने काबू करके आपने सुपर ईगो के माध्यम से कहा कि ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूँ, एंड शाम को आपने सामने आ जा रहे हो, उसने पूछ लिया ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या क्यों कर रहे हो ये। अब शाम का टाइम है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे यार ठीक है, फिर आपका जो ये इड है ना, ये आपके ऊपर चढ़ जाएगा और सुपर ईगो कहीं पीछे छूट जाएगी। एंड आप बोलोगे ठीक है करते हैं ना, पापा ने कहा है मैं उनको मना लूंगा, फिर करते हैं, मतलब ये चीज़ आपके अंदर क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। फिर आप बोलोगे ओ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ठीक है, सब कुछ ओके हम ऐसा ही करेंगे। एंड फिर शाम को आप ठीक हो जाता है, दोनों लोग मतलब हंसी खुशी घर पे आ गए। एंड शाम को फिर से पापा का फोन आ गया, मतलब सुपर ईगो फिर से आ गया और कहा कैसा चल रहा है बेटा पढ़ाई, और ठीक है अच्छा चल रहा है, तब कैसा और सब ठीक है, हाँ ठीक है। फिर देख बेटा हम तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, देख तुम्हें पता ही है मेरे फेफड़े में भी प्रॉब्लम है, मेरे गुर्दे में भी प्रॉब्लम है, मुझे अटैक भी आ सकता है, 1-2 साल की वैलिडिटी पर जी रहा हूँ और उसके बाद मैं चला जा सकता हूँ, तेरी माँ को तो पता ही कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, अगर अब की बार रिजल्ट्स खराब हुए तो ठीक है, लेकिन और कुछ हम सहन नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट खराब हुए तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और हमने सुना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो एक तुरंत आपका माइंड क्या होगा, सुपर ईगो आप पर हावी हो जाएगा, सुपर ईगो आप पर हावी हो जाएगा कि नहीं मुझे छोड़ना है। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा, इस तरह की चीजें है ना, कई सारे डायलॉग्स, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का हो जाएगा। कैसे हो सकता है किसी और का, तो हो सकता है किसी और का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, हो सकता है, होते हैं लोग। हाँ, तो इस तरह से मतलब एक चल रहा होता है और दूसरा उस पर आकर के क्या करता है, हाँ भी कर लेता है कि नहीं ये चीज गलत है, यह चीज नहीं करना है, ये चीज तुम्हारे संस्कारों के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ, तुम्हें ये नहीं करना है। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होती है, लड़ाई चलती रहती है, एक बार ये हावी हो जाता है, ये हावी हो जाता है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो है ना, ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है। अब क्या होता है, कुछ लोगों में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, इड की मात्रा बहुत अधिक होती है, और कुछ लोगों में सुपर ईगो ज्यादा होता है। अब जिसमें इड ज्यादा होगा, जिसमें ये वासना इच्छाओं ये वाली एस्पेक्ट जो है ज्यादा होगी, वो क्या करेगी, इसको दबा देगी, जो आपका सुपर ईगो है उसको दबा देगी और ये ऊपर उठ जाएगा। और ऐसे ही लोग होते हैं खूंखार, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे, मतलब इनके अंदर भी चीजें आती हैं लेकिन वो उसको दबा देते हैं। सुपर ईगो तो आएगा ही क्योंकि वो चीज होना ही होना है, लेकिन ये बहुत कमजोर हो जाता है और ये जो पक्ष है इड वाला पक्ष, ये क्या हो जाता है, बहुत हावी हो जाता है। तो ऐसे लोग गलत काम कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है यार मैंने ये क्या कर दिया। एंड कुछ लोग होते हैं जिनमें जो इस वाले को कम कर देते हैं, जिनमें ये वाला सुपर ईगो वाला फैक्टर ज्यादा होता है और ये वाला फैक्टर ये कम होता है। तो वो लोग क्या होते हैं, महात्मा टाइप लोग। अब महात्मा टाइप बहुत सारे ऐसे महात्मा जो जेल में भी बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि मतलब जिनको आप कपड़ों के द्वारा जज कर रहे हो कि अब बड़ी बड़ी दाढ़ी है या चोला पहना हुआ है, ऐसा नहीं।
नॉर्मल भी आपके संत हो सकते हैं, संत टाइप लोग हो सकते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी दाढ़ी ना हो, भगवा कपड़े ना पहने हो, लेकिन वो हो सकते हैं संत। तो ऐसे लोग जो ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये सुपर ईगो थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये कम होता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इड नहीं होगा, क्योंकि इड तो होना ही है, इच्छाएं तो होनी ही है। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते हुए इच्छाएं सबके अंदर उसी लेवल की होती है। थोड़ा बहुत कहीं कम हो जाता है या कहीं ज्यादा हो जाता है, इच्छाएं सबके अंदर होती है। लेकिन इच्छाओं पर ये जो सुपर ईगो है, इनका क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस वजह से इच्छाओं पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको सिगरेट से कोई मतलब नहीं है, अब उसके अंदर सिगरेट की इच्छाएं नहीं आएंगी, लेकिन जो नेचुरल इच्छाएं हैं, फॉर एग्जांपल प्रेम की इच्छा हो गई, दोस्ती की इच्छा हो गई, या फिर बायोलॉजिकल इच्छाएं हो गई, तो वो चीजें तो होंगी, वो चीजें नेचुरल है, वो चीजें सबके अंदर आएंगी। लेकिन क्या होता है, जो संत टाइप के लोग, अच्छे टाइप के लोग, जिनको आप नैतिक लोग कहते हो, सामाजिक लोग कहते हो, उनके अंदर क्या होता है, ये सुपर ईगो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो इसको इच्छाएं तो उठती हैं लेकिन ये इसको कंट्रोल कर लेता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है या नहीं करनी है। देखो क्या होता है ना, जो इड वाले लोग होते हैं और सुपर ईगो वाले लोग होते हैं, इन दोनों में जिसके पास इड ज्यादा होता है वो क्या करेगा, अगर उसको किसी लड़की से मिलना है या उसको कोई लड़की दिखी तो यार बड़ी मस्त है, अच्छी है, वो जाकर के गाड़ी रोकेगा, चलती है क्या खंडाला, या गाड़ी में बैठती है क्या। एंड दूसरा जो व्यक्ति होगा जिसके अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगा, वो आएगा अगर उसको भी कोई अच्छी लग रही है, क्योंकि देखो बायोलॉजी तो सबकी ठीक है, सबकी सेम बायोलॉजी है, सबके अंदर इच्छाएं उठनी ही उठनी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो इच्छाएं आपकी उठनी ही उठनी है। लेकिन आप उसको किस अप्रोच में ले रहे हो, अगर आपके अंदर सुपर ईगो ज्यादा है तो आप इस लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, आप चाहोगे, आप उससे कहोगे हाँ बहुत अच्छी हो, या फिर आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, आप ऐसे ही करोगे, एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके, आपको देख करके प्रेरणा मिलती है। किसी ने कहा है, किसी एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जो ये व्यक्ति है ना, जो बोल रहा है आती क्या खंडाला या चलती है गाड़ी में, या फिर मतलब एक अभद्र लैंग्वेज में बोल रहा है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है जो सुपर ईगो के तहत एक सभ्य भाषा में बोल रहा है, ये दोनों में केवल पैकेजिंग का फर्क है, कंटेंट दोनों का सेम है। मतलब जो इच्छाएं हैं, इसके अंदर भी जो इच्छा है, इसके अंदर जो इच्छाएं हैं, दोनों इच्छाएं क्या है, सेम है, बस पैकेजिंग का फर्क है कि ये उसको शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ, एक नैतिकता के दायरे में रह करके बात कर रहा है, और ये इस मुफट को पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, ये कुछ भी बोल देता है। बट जो पीछे एक कॉन्सेप्ट है ना, वो दोनों का सेम ही है। तो इस तरह से हो सकता है ये जो सुपर ईगो वाले हैं उससे सामने वाले के बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जहां से आपको वैल्यू मिलती है, जहां से आपकी रिस्पेक्ट मिलती है, वहां आपका झुकाव ज्यादा बनता है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब हमने बात कर लिया इड और ईगो की। इड क्या है, जो हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारी जो अंदर इच्छाएं पनपती हैं, उस सभी क्या कहलाता है, इड कहलाता है। और जो इच्छाओं पर कंट्रोलिंग का काम करता है, नैतिकता हमारे अंदर लेकर के आता है, वो कहलाता है सुपर ईगो। और जो जानवर होते हैं उनमें केवल इड पाया जाता है, सुपर ईगो नहीं पाया जाता है, ईगो नहीं पाया जाता है, उनकी बस इच्छाएं होती हैं, उनको कोई नैतिकता कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। तो सुपर ईगो क्या है, नैतिकता। अब क्या होता है ना, कई बार कि हम फंस चुके होते हैं, कभी ये हमारा बहुत हावी हो जाता है, कभी सुपर ईगो बहुत हावी हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारे सुपर ईगो और इड के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पॉइंट है यहाँ पर, जहां से हम क्या करते हैं कि मतलब हमारा इच्छा है कि हाँ मुझे ये मान लिया एक लड़की है और ये लड़का है, अब मुझे क्या है, ये लड़की चाहिए, इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन सॉरी, ये हम इड मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं सुपर ईगो। अब क्या है कि इड जो है मतलब इच्छा कि मतलब कोई लड़की है, मुझे ये चाहिए, अब ये इच्छा बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है, एंड सुपर ईगो भी आ रहा है क्या कि नहीं, पापा ने कहा है नहीं करना है, मम्मी ने मना किया हुआ है, या ये अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे मेरा करियर बनाना है, अभी ये तेरे लिए सही नहीं है या तेरे लिए गलत है। वो सुपर ईगो भी आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है। एंड एक पॉइंट पर आकर के जहां पर दोनों के बीच में समझौता हो जाए, जो आप एक्शन कर लेते हो, वो कहलाता है आपका ईगो, अहम को जो ये है ना, इसको रियलिटी के साथ जोड़ा जाता है। एंड इसका जो सिद्धांत है, रियलिटी का सिद्धांत है, यानी कि वो सिद्धांत जो आपके एक्शंस में दिखाई देता है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपके एक्शंस में दिख जाए, यानी कि आपका इड भी, आपकी इच्छा थी कुछ करने की, और आपके सुपर ईगो ने कुछ लेवल तक उसको कंट्रोल किया, एंड उस कंट्रोल्ड जो लेवल था, उस लेवल में जो आपने एक्शन किया, वो कहलाएगा आपका ईगो, वो कहलाएगा आपका अहम। इसी तरह से मनुष्य की जिंदगी चलती है, उसको कुछ चाहिए होता है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं पनपती हैं, वो इच्छाएं कुछ नैतिक भाव से कंट्रोल होती हैं, एंड व्यक्ति
अच्छा काम करता है। बेसिकली जो कंसेंट होता है वो सभी के अंदर इच्छाएं बननी है, सभी के अंदर इच्छाएं आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उस पर कंट्रोल खो देते हैं। जिनके अंदर सुपर ईगो डाउन होगा, इड ज्यादा होगा, वो लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जिनके अंदर सुपर ईगो ज्यादा होता है, कुछ लोगों के अंदर इड कम होता है, तो वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह से जो एक व्यवस्था बनती है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, इसी चीज से बनता है कि कितना उसने कंट्रोल किया है और कितना उसने बढ़ाया है अपनी ईड को। इन दोनों के बीच में जो समझौता होकर के आता है ईगो, यही व्यक्ति का वास्तविक चरित्र दिखाता है। क्योंकि इच्छाएं आनी सबके अंदर है, ये भी चीज सबके अंदर पाई जाती है। अब इसका लेवल किस लेवल पर है और व्यक्ति कंट्रोल करके किस एक्शन में उसको लेकर के आ रहा है, वो कहलाता है आपका ईगो। और यही एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, एक व्यक्ति के व्यवहार को व्यक्त करता है। वो अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में हो, किसी भी चीज में हो, कोई भी चीज सोच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये चीजें उसको डिफाइन करती हैं। तो इस तरह से फ्रायड महोदय ने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बाद इड, ईगो और सुपर ईगो का ये सिद्धांत दिया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ोगे, चाहे आप यूपी टेट पढ़ो, आप सीटेट का एग्जाम देने जाओ, आप मतलब स्टडी से रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, व्यवहार जिसमें बच्चों के शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने चाह रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, आप बीटेक कह रहा हूँ, बीएड कर रहे हो आप, जहां पर आपको स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो ये चीज पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीटेट टेट के एग्जाम में तो बार बार ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके। एंड इस तरह से इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इनकी आलोचना भी किया गया, इस सिद्धांत को बड़ा तारीफ मिला, बड़ी लेवल पर इससे लोगों के माइंडसेट को समझा जा सका, बड़ा कुछ अप्रोच में चेंजेस आया, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी किया गया। आलोचना किस लेवल पर किया गया उसके बारे में आओ बात करते हैं। इनकी आलोचना करते हुए कहा गया कि फ्रायड की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक नहीं है। कहा गया कि फ्रायड की जो अध्ययन पद्धति है वो क्या है, वैज्ञानिक नहीं है। क्यों कहा गया? क्योंकि फ्रायड ने व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में बात किया हुआ है, व्यक्ति के अंदर चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन के बारे में, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किया कि जिनको वैज्ञानिकता के आधार पर चेतन, अचेतन मन को आप दिखा नहीं पा रहे हो। तो इसलिए कहा गया कि ये पद्धति जो है वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन जो इन्होंने व्यवहार दिखाया है, जो इन्होंने व्यवहार के अवयव बताए हुए हैं, पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के अवयव बताए हुए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो आज तक पूरे इतिहास में जहां से भी ये चीजें स्टार्ट हुई और अभी तक किसी ने भी इसको डिनाई नहीं किया है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो का ये सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एंड ये आपकी लाइफ में आप एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझने में मदद करती है कि व्यक्ति के अंदर इड ज्यादा है या सुपर ईगो ज्यादा है, या उसका जो ईगो है, मतलब उसकी जो रियलिटी है वो किस लेवल पर कंप्रोमाइज होकर के आ रही है या किस लेवल पर आ रहा है। दूसरा है, इन्होंने सेक्स फैक्टर्स पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया है, यानी कि जो सेक्स फैक्टर्स है इस पर उन्होंने ज्यादा बल दे दिया है कि व्यक्ति का जो बायोलॉजी है वो किस तरह से उस पर हावी होता है, दैहिक, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ना, व्यक्ति का व्यवहार उनके जन्मजात दैहिक कार्यों का प्रतिफल है, तो इस पर उनकी आलोचना किया गया। अगला है, सामाजिक पक्षों की उपेक्षा किया है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसमें उसके सामाजिक पक्षों का भी प्रभाव पड़ सकता है, कि उसके सामाजिक पक्ष भी उस पर बहुत कुछ हावी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बाद में ये सिद्धांत दिया था अपना इड, ईगो, सुपर ईगो का सिद्धांत, ये इन्होंने अपने इस मनोविश्लेषण सिद्धांत में आखिर में दिया हुआ था। इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत, लिबिडो की अवधारणा जो उन्होंने दिया हुआ था, तो ये बाद में दिया। तो इनकी इस सामाजिक पक्षों की उपेक्षा करने पर इनकी आलोचना किया गया। एंड यहां से स्टार्ट होता है एक नया, जिसमें कई सारे विद्वानों ने इस पर काम किया है, जिन्होंने उनके इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कन्वर्ट किया एंड उसमें सामाजिक पक्षों को भी जोड़ा। इसके बारे में हम आओ आगे समझते हैं। तो जो आपका ये नव मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ था। इसमें इन लोगों का योगदान था एडलर, युंग, हार्नी, सुलिवान और फ्रोम। इन्होंने क्या किया कि जो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया, इसमें जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया हुआ था। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ इन्होंने दैहिक क्रियाओं के साथ कहा कि दैहिक क्रियाएं और प्लस सामाजिक क्रियाएं या सामाजिक पक्ष, इन दोनों के प्रतिफल से, दोनों के मिलन से, दोनों के कारणों से बनकर के जो चीज सामने आती है वो कहलाता है व्यक्ति का व्यवहार, और यही से व्यक्ति का व्यवहार बनता है। यानी कि उन्होंने क्या क्या सामाजिक पक्षों के भी रखा कि व्यक्ति का समाज उसके माइंडसेट को डिसाइड करता है, उसके व्यवहार को डिसाइड करता है, एक लेवल तक उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसका एजुकेशन, मतलब इन सभी पक्षों का जो सामाजिक पक्ष थे उसको भी रखा। और वहां से एक सिद्धांत आया किसका, नव मनोविश्लेषणात्मक आयाम, नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो लाख आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत दुनिया की बेस्ट सिद्धांत में से, और इसका मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक
अमूर्त योगदान है, यानी कि जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, अद्वितीय योगदान है इसका। तो इस तरह से ये चीज था। आई होप ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, ये आयाम आपको, ये उपागम आपको समझ में आया होगा कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम क्या है या नौ मनोविश्लेषणात्मक उपागम क्या है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर एक बार विजिट करके देख लेना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उनको भी इससे कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।